हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज आप लोगों के सामने सोशियोलॉजी का एक ऐसा पेपर लेके आया हूँ जो 2 सेमेस्टर में काम आएगा। सेमेस्टर 2 के सीसी पेपर 4th पेपर क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स और यूजी सेमेस्टर 3rd के डीएससी 1C पेपर क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, दोनों सिलेबस सेम है। यूजी सेमेस्टर 2 के 4th पेपर सीसी 4th और यूजी सेमेस्टर 3rd के डीएससी पेपर, दोनों का सेम सिलेबस है और पेपर का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। सबसे पहले आप लोग सिलेबस देख लें और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर ये है। इस सिलेबस में, इस पेपर में आपके 6 अध्याय दिए गए हैं। 6 अध्याय में फर्स्ट है ऑगस्ट कॉम्ट। इसका पूरा नाम है इसिडोर मेरी ऑगस्ट फ्रांसिस जेवियर कॉम्टे। 1798 में इनका जन्म हुआ था और 1857 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। फ्रांसीसी समाजशास्त्र थे, विचारक थे और फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहे जाते हैं। इनके 2 थ्योरी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, लॉ ऑफ 3 स्टेज और दूसरा दिया है पॉजिटिविज्म। दूसरा अध्याय दिया है हर्बर्ट स्पेंसर, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे और 1820 में इनका जन्म हुआ था। 1903 में ये मृत्यु को प्राप्त किए थे। और इनका एक थ्योरी ऑफ सोशल एंड सोशल डार्विनिज्म, ये आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया। इनका उद्विकासीय सिद्धांत बहुत ही चर्चित है। ये थ्योरी आप लोगों को दिया गया है पढ़ने के लिए सिलेबस में। तीसरा चैप्टर है आपका मैक्स वेबर, मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल वेबर। इनका पूरा नाम है मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल वेबर। ये जर्मनी के रहने वाले थे। 1864 में 1864 में इसका जन्म हुआ था और 1920 में ये मृत्यु को प्राप्त किए थे और समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। इनका 2 थ्योरी आप लोगों को दिया गया पढ़ने के लिए, एक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और दूसरा है सोशल एक्शन। चौथा चैप्टर है आप लोगों का विलियम पैरेटो। इसका पूरा नाम हुआ विल्फ्रेडो फ्रेडरिको डमासो पैरेटो और 1848 में ये जन्म लिए थे। 1923 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त किए थे। इटली के रहने वाले थे। इनका अभी समाजशास्त्र में बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है और इनका 2 थ्योरी आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स और एक्शन थ्योरी। 5वां चैप्टर आप लोगों का है इमाल डर्खाइम, डेविड इमाल डर्खाइम। ये 1858 में जन्म लिए थे। 1917 में मृत्यु को प्राप्त किए। फ्रांस के रहने वाले थे। क्लासिकल समाजशास्त्री में क्लासिकल सोशलॉजिस्ट में आते हैं ये। और इनका बहुत सारे थ्योरी है, जिनमें से 2 थ्योरी जो आप लोगों को दिया गया है, डिवीजन ऑफ लेबर और दूसरा दिया गया है थ्योरी ऑफ सोसाइटी। ये 2 थ्योरी इनका पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में दिया गया है। और 6ठा चैप्टर है कार्ल मार्क्स, कार्ल हेनरिक मार्क्स। 1818 में जन्म हुआ था। 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी। फ्रांस के रहने वाले थे और ये सामाजिक विचारक भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, राजनीतिक शास्त्र के भी ज्ञान है। तो ऐसे विद्वानों के 2 थ्योरी आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है, एक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और दूसरा क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये 6 अध्याय आप लोगों को
6 समाजशास्त्री जो क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैं, इसके बारे में आप लोगों को सेमेस्टर 2 के ऑनर्स के बच्चों को CC 4 पेपर में और UG सेमेस्टर 3 के DSC 1C पेपर में पढ़ना है। तो इससे दोनों सेमेस्टर के बच्चे लाभान्वित होंगे। और इसके लिए बहुत सारी पुस्तक है, जिसमें कि SL दोषी एवं PC जैन की पुस्तक प्रमुख समाजशास्त्री विचारक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। रविन्द्रनाथ मुखर्जी के भी सामाजिक विचारधारा है। इस सब पुस्तकों को पढ़ें। तो आज मैं इस सेशन में आप लोगों का विषय प्रवेश करवाना चाहता हूँ कि आप देखें किस प्रकार से इन समाजशास्त्रियों के बारे में आप जानेंगे। तो जानने से पहले कुछ इसका पृष्ठभूमि को जान लेना बेहतर समझते हैं। आप यदि गौर करें तो सामाजिक ज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना मानवीय समाज। सृष्टि के प्रारंभ से ही मानव अपने सामाजिक जीवन के बारे में सोचता आया है। वास्तव में समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है, परंतु इसका इतिहास मात्र 182 वर्ष पुराना है। 182 वर्ष पुराना है, क्योंकि एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई या जन्म हुई है वो 1838 ईस्वी में हुई है, 1838 में हुई। ईसा के जन्म के पूर्व भारत में, चीन में, अरब में, ग्रीस में, रोम में आदि देशों में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में दार्शनिक दृष्टिकोण से चिंतन प्रारंभ हुआ था। यानी उस समय जो ये चिंतन हुआ, दार्शनिक दृष्टिकोण से ही चिंतन होना शुरू हुआ। इस समय आप देखेंगे मनु, कौटिल्य, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, ये सब प्रसिद्ध सामाजिक दार्शनिक हुआ करते थे। चूँकि प्रारंभ में समाज और सामाजिक जीवन को धार्मिक और दार्शनिक आधार पर समझने का प्रयास किया गया था। समाज को किस आधार पर समझा? दो आधार पर, मुख्य रूप से धार्मिक और दार्शनिक आधार पर ही समझने का प्रयत्न किया। लेकिन धर्म और दर्शन में की जो पद्धति थी, इन पद्धतियों में ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता तथा तटस्थता का अभाव था। निरीक्षण एवं परीक्षण की कोई महत्व नहीं दिया गया था इसमें। हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक दौर में जिस समय समाज के बारे में ये सारे चिंतक चिंतन करते थे, उसमें धर्म और धार्मिक और दार्शनिक आधार को ही महत्वपूर्ण बिंदु को बना करके ये सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करते, जिसमें किनकी कमी थी? वस्तुनिष्ठता की, तटस्थता की, निरीक्षण की, परीक्षण की, इस सब की, यानी वैज्ञानिक पद्धति की कमियां थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में देखेंगे एवं 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इतिहास एवं दर्शन की अध्ययन विधियों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। यानी 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इस समय जो अध्ययन करने की जो विधि आई, उसमें इतिहास और दर्शन दोनों का मिला जुला रूप ही देखने को आया। जर्मन दार्शनिक थे फ्रेडरिक हीगल। कौन थे? जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक हीगल थे, का विशेष योगदान इस काल में रहा। इससे समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी सहायता मिली। इस समय यूरोप में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों के लिए राजनीतिक अर्थतंत्र नामक विषय को काफ़ी महत्व दिया गया था। इस विषय से संबंधित अध्ययनों ने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब एक चीज़ और बतलाएंगे कि समाजशास्त्र का उद्भव जो हुई, उस पर भी थोड़ा सा हम संक्षिप्त चर्चा कर देना चाहते हैं कि इस समय 3 विश्लेषण पद्धति उभर करके सामने आई। एक तो ये आया, प्रथम विश्लेषण पद्धति कि मानव चिंतन की निरंतरता पर जोर देती है। इस पर मानव चिंतन की निरंतरता पर जोर देती है। इस संदर्भ में देखेंगे वार्न्स एवं टिमादर ने भी बतलाया है कि किस प्रकार से समाज में ये चीज़ चलती आ रही थी कि समाजशास्त्र का प्रारंभ
चिंतन के एक विस्तार, एक निरंतर प्रवाह के एक भाग के रूप में माना है। यानी कि समाजशास्त्र का प्रारंभ या आरंभ चिंतन के एक निरंतर प्रवाह के रूप में, एक भाग के रूप में देखा है। द्वितीय विश्लेषण पद्धति सिद्धांतों तथा तथ्यों के विवेचन पर जोर देती है। यानी कि सिद्धांत और तथ्य, इनके विवेचन पर ये जोर देने का काम करता है। और तीसरा जो विश्लेषण पद्धति है वो ये है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जो औद्योगिकरण व पूंजीवाद के विकास हुए, इसके परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन में जो बदलाव आया, उसके संदर्भ में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का पता लगा। अब थोड़ा बहुत इनकी पृष्ठभूमि को जब हम जानते हैं तो 18वीं शताब्दी के यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक परिस्थितियों ने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को या विकास में एक विशेष योगदान दिया है। इंग्लैंड में देखेंगे राजा का अधिकार कम हो गया था और संसद को अधिकार दे दिया गया था। फ्रांस में राजक्रांति हुई थी 1789 में। इन सब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अनेक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन समाज में दृष्टिगोचर होने लगी थी। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। और इसी समय देखते हैं कि सेंट साइमन और अगस्ट सेंट साइमन और अगस्ट कॉन्ट इस फ्रांसीसी राजक्रांति से बेहद प्रभावित हुए। इन दोनों विद्वानों ने व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक पुनर्गठन के बारे में और समाज की वैज्ञानिक व्याख्या हेतु एक नए समाज विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। इसी समय प्राकृतिक विज्ञानों का भी विकास हुआ और इसका प्रभाव सामाजिक विज्ञानों पर भी पड़ना शुरू हो गया। अब यह महसूस किया जाने लगा कि जिस प्रकार सार्वभौमिक सिद्धांत की सहायता से भौतिक जगत की व्याख्या की गई, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों में भी सार्वभौम सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सामाजिक विज्ञान की व्याख्या की जा सकती है। जिस प्रकार अध्ययन विधि जैसे निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग का सहारा प्राकृतिक विज्ञान में लिया जाता है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये चीज इन्होंने इस समय बतलाया। ब्रिटिश समाजशास्त्री टीवी बॉटमोर का कहना है कि 18वीं शताब्दी की बौद्धिक परिस्थितियां समाजशास्त्र के उदय में सहायक साबित हुई। इतिहास की दार्शनिक व्याख्या करने वालों में इस समय एडम फर्ग्यूसन के नाम बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। उन्होंने नातेदारी, जनसंख्या प्रथा एवं कानून पर विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार समाज पारस्परिक रूप से संबद्ध संस्थाओं की प्रणाली है। ऐसा किनका विचार था? एडम फर्ग्यूसन का। फर्ग्यूसन के चिंतन का प्रभाव फ्रेडरिक हीगल और सेंट साइमन के विचारों पर पड़ा। किसका प्रभाव? फर्ग्यूसन के चिंतन का प्रभाव दो विद्वानों पर पड़ा, फ्रेडरिक हीगल पर और सेंट साइमन पर। हीगल का प्रभाव कार्ल मार्क्स पर पड़ा और सेंट साइमन का प्रभाव अगस्ट कॉन्ट पर। अब नवीन सामाजिक विज्ञान के संबंध में सेंट साइमन क्या विचार रखते थे? वो कहते थे कि वैज्ञानिक अन्वेषणों, औद्योगिक क्रांति एवं राजनीतिक उथल पुथल के फलस्वरूप सामाजिक संरचना काफी हद तक बदल चुकी है। यानी परिवर्तित सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए एक नए समाज विज्ञान की आवश्यकता है। दूसरी बात थी कि नवीन विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों के प्रयुक्त होने वाली पद्धतियां को काम में लिया जाना चाहिए। तीसरा इनके विचार थे कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में आस्था, कल्पना एवं तर्क पर आधारित धार्मिक एवं दार्शनिक चिंतन का कोई महत्व नहीं रह गया। साथ ही सेंट साइमन का यह भी था कि तर्कों को मूर्त रूप देने हेतु सेंट साइमन ने अगस्ट कॉन्ट के साथ मिलकर सामाजिक जीवन के अध्ययन करने हेतु एक नए विज्ञान सामाजिक भौतिकी को विकसित करने का प्रयत्न किया, जिसे बाद में सोशियोलॉजी नाम दिया गया 1838 ईस्वी में। आज की वीडियो में इतना ही, और दूसरा वीडियो में देखेंगे हम विषय प्रवेश में ही हैं, इसके दूसरे भाग में भी हम इसकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे, तब हम आपके सिलेबस पर आएंगे। आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।